कौन सा जिन्न है जो अचानक से उठ खड़ा हुआ है? ये जिन नहीं है, ये अली बाबा 40 चोर है। आपने आमिर खान को यहाँ पर छांगुर बाबा के जैसा बताया। जो पत्थर बेचता था आज उसके पास महल हो गया। ये फंडिंग हुई कहाँ से? लेकिन लव जिहाद की शुरुआत तो गांधी परिवार से हुई। क्या आपको लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का कुछ जमेगा बिहार में? तो लोगों के समर्थन से ज्यादा मुझे भैंसों का समर्थन लगा। क्या अस्तित्व है तेजस्वी यादव का? सलमान खान तो पूरा एक टेररिस्ट का ग्रोह चला रहा है। जो ये बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ चल रही है, क्या मसला है? बंगाल सबसे प्रथम पे जा रहा है जहां पर स्केलेटन ट्रेड होता है। ये कैसे? देश में इस समय कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। बहस ऐसी है कि उन मुद्दों पर आमने सामने आकर के कुछ वर्गों और कुछ धर्मों के लोग आके खड़े हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने और गलत बताने की कोशिशें की जा रही हैं। तर्क क्या है, सच्चाई क्या है, कोई ढूंढता नहीं। लेकिन एक जो शख्सियत इस समय हमारे सामने है, उनका परिचय आपको दूंगा नहीं, क्योंकि अपने आप में ही एक परिचय है। नाजिया इलाही खान नाम है इनका, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी जो है एक सेंसेशन के रूप में जानी जाती हैं। बेबाक अंदाज है और सच बोलने से डरती नहीं है। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और सबसे पहले यहां पर आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा नाजिया जी। और जो पहला सवाल आपसे यहां पर लेना चाहूंगा, जो इस समय हमारे दर्शकों के जहन में भी बहुत उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है और उसका वो जवाब तलाश रहे हैं। सवाल जुड़ा है छांगुर बाबा से। ये कौन सा जिन्न है जो अचानक से उठ खड़ा हुआ है, जिसकी खुदाई की जा रही है तो पता चल रहा है कि करोड़ों की अरबों की संपत्तियां हैं इसके पास, जबकि किसी टाइम में जो है छोटा सा फकीर हुआ करता था। कौन है ये? ये जिन नहीं है, ये अली बाबा 40 चोर है। ठीक है। देखिए, एक बहुत पाकीज़ा और पाक मुक़द्दस मुसलमान होने के नाते तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि वो जो कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था। अगर मैं सच में अल्लाह सुब्हान की लिखी हुई अल्हामी किताब अल कुरान की पाबंद हूँ, अगर मैं खुद को वाकई में मुस्लिम समुदाय में एक अच्छा और सच्चा मुसलमान साबित करना चाहती हूँ, अगर वाकई में मैं मुस्लिम होने का फ़र्ज़ अदा करने पर आ जाऊँ, तो इस्लाम के हिसाब से और मेरे मोमिन होने के हिसाब से झांगुर बाबा जो कर रहा था वो इस्लाम का ही परचम जो है वो लहरा रहा था। क्योंकि हमारे इस्लाम में दावते इस्लाम जो है वो कन्वर्शन ही तो है। इस्लाम क्या की दावत देना और उसके बाद फिर अल्तखैया समझाना बुझाना, उसके बाद फिर जिहाद, नहीं तो काट दो और नहीं तो फिर जजिया लगा दो। तो वो तो वही कर रहा था। लेकिन हमारे देश के कानून के हिसाब से, हमारे देश के संविधान के हिसाब से ये क्राइम है, कंप्लीटली क्राइम है। देखिए, देवबंद में जो वाकया पढ़ाई जाती है, देवबंद में जो चीजें प्रीच कराई जाती हैं, वही सेम चीजें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तालिबान में भी पढ़ाई जाती हैं। अगर लोग ये सोचते हैं ना कि देवबंद भारत में जो पढ़ा रहा है वो बड़ा मॉडर्न और लिबरल पढ़ा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी मुसलमान हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं वो भी सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं अब 4 खुलों में। तो सूरह काफिरून तो काफिरों के लिए ही नाजिल किया गया। कुल या अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। तो काफिर कौन है? जो बुत परस्त है। तो झांगुर बाबा ने जो कन्वर्शन का एक बहुत बड़ा जो एक चैनल सेट किया था, एक माफिया सेट किया था, ये सिर्फ झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये झांगुर बाबा हमारे बॉलीवुड में है, ये झांगुर बाबा हमारे टॉलीवुड में है, ये झांगुर बाबा मुसलमान गलियों में है, ये झांगुर बाबा भारत के 28 राज्यों की अलग अलग मुसलमान डिस्ट्रिक्ट और मुसलमान गलियों में पाए जाते हैं। बहुत ओपनली काम करते हैं। आप देखिए, बॉलीवुड का सबसे बड़ा झांगुर बाबा कौन है? आमिर खान है। बॉलीवुड का झांगुर बाबा कौन है? सैफ अली खान है। आप महाराष्ट्र जाइए, स्वामी जितेंद्र जी के आप का अगर रिसर्च पे जाएंगे तो उन्होंने तकरीबन 150 से 200 लड़कों को रंगे हाथ पकड़ा था। क्यों पकड़ा था?
क्योंकि वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके कन्वर्ट करवा रहा था, और उसका भी एक इमाम या मौलवी जो था वो झांगुर बाबा जैसा ही था। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें रिसर्च है। इसमें एक चीज हमें पता चली, स्वामी जितेंद्र जी ने जब डिकोड किया था तो बहुत सारी लड़कियों से मेरी भी मुलाकात हुई। लड़कों को राज्य के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में जो सैलून होता है उसमें मेकओवर कराया जाता है मुस्लिम लड़कों को। टूटी फूटी 2-4 अंग्रेजी सिखाई जाती है मुस्लिम लड़कों को, उसको स्मार्ट बनाया जाता है मुस्लिम लड़कों को, और उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि ब्राह्मण की लड़की लेकर आओगे तो 5 लाख, अगर तुम क्षेत्रीय लड़की लेकर के आओगे तो 3 लाख, अगर तुम दलित लड़की लेकर के आओगे तो 2 लाख, अगर तुम कोई और समुदाय कोई और कास्ट की हिंदू लड़की लेकर के आओगे तो 1 लाख रुपए। क्रिश्चियन की लड़की का दाम जो है वो 50,000 है। अच्छा। यहूदी लड़की का दाम अभी बढ़ा हुआ है हमारे राज्य में, हमारे देश में, क्योंकि जब से इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हमास और फलस्तीन से चल रहा है, गाजा से चल रहा है, तब से यहूदी लड़कियों का रेट 10 लाख हो चुका है। यहूदी लड़कियां अगर हमारे देश में इधर उधर घूम रही हैं, टहल रही हैं, तो मुसलमान लड़कों को 10 लाख रुपए मिलता है कि उसको कन्वर्ट करा करके लेकर आओ, और फिर उसके ऊपर अत्याचार तो होता ही है, शोषण तो उसका होता ही है शारीरिक, साथ साथ फिर उसको कन्वर्ट करके मुसलमान किया जाता है। आपने आमिर खान को यहाँ पर छांगुर बाबा की जैसा बताया है, हम इस पर भी लौटेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये छांगुर बाबा जो है जिस तरीके से इसने अपना पूरा नेटवर्क सजाया होगा, क्योंकि करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, और जिस तरीके से डेमोलिश किया गया है उसका जो एक, मैं महल कहूंगा, महल से कम नहीं था जो आशियाना था उसका, तो उसने ये पूरा जो है खड़ा किस तरीके से किया, ये पूरा एम्पायर खड़ा कैसे किया, और किस तरीके से ये सारी चीजों को अंजाम दिया करता था, वो कुछ बताएं दर्शकों को इस बारे में। देखिए, झांगुर बाबा हो, देवबंद हो, जमायतुल उलमाए हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमाम बुखारी से लेकर के महमूद मदनी, अरशद मदनी तक अगर हम चले आते हैं, इनका कोई कारोबार है? नहीं है। इनके बच्चे आईएएस आईपीएस हैं? नहीं है। इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं? नहीं है। इनके बच्चे किसी गवर्नमेंट नौकरी में काम करते हैं? नहीं करते हैं। इनके बच्चे कहीं पर कारोबार या बिजनेस करते हैं या दुकान लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं इनके पास? जमायतुल उलमाए हिंद जितने भी टेररिस्ट हमारे देश में अरेस्ट होते हैं, या जितने भी टेररिस्ट जो देश में पल और पुसा रहे हैं, चाहे आप अहमदाबाद ब्लास्ट को ले लीजिए, चाहे आप याकूब मेमन को ले लीजिए, चाहे आप बुरहान वानी को ले लीजिए, चाहे आप अफजल गुरु को ले लीजिए, या आप दिल्ली में जो एक बंदा जो कबाड़ी वाला था उसका केस ले लीजिए, तो इन जैसे लोगों के बेल के लिए, इन जैसे लोगों को की कानूनी लड़ाई के लिए जमायतुल उलमा हिंद सबसे पहले आकर खड़ा होता है और लीगल बैटल में खर्च करता है इनके ऊपर। तो ये पैसे करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? ऑब्वियसली टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इनको फंडिंग कर रहा है। तो झांगुर बाबा जो एक पत्थर बेचता था, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, बहुत हार्डली तो 100 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए वगैरह में जो पत्थर बेचता था, आज उसके पास महल हो गया। शाहजहां तो था नहीं वो कि उसने ताजमहल बना लिया। ये फंडिंग हुई कहाँ से, लेकिन क्या लगता टेररिज्म है? ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान आईएमएफ लोन उठाता है, ये जो पाकिस्तान चाइना से चंदा उठाता है, ये जो कतर से चंदा उठाता है, ये जो तुर्की से चंदा उठाता है, ये जो ट्रंप को बेवकूफ बना बना करके जो लोन ले रहा है, तो क्या वो अपने इंप्रूवमेंट में लगा रहा है? क्या वो अपने देश को एनहांस करने में लगा रहा है? अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में लगा रहा है? नहीं। पाकिस्तान तो जग थक है, और पाकिस्तान तो हमेशा से इस चीज के लिए जाना गया है कि भाई वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्ट को रोटी बोटी देता है। आपको याद होगा, क्योंकि पहलगाम मामले में आप बहुत एक्टिव थे, तो आपको याद होगा कि पहलगाम मामले के वक्त में मसूद अजहर के एक समर्थक था, और उसके साथ मीडिया बैठी थी पाकिस्तान की। तो वो मीडिया ने क्या कहा था कि एक बार अगर हाफिज सईद साहब अगर गुस्से में आ गए तो भारत में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त हैं जो मोदी का जीना दुश्वार कर देंगे। तो ये झांगुर बाबा वही है, या बंगाल में बैठा हुआ नासिर खान बलात्कारी वही है, या बंगाल में बैठा हुआ ताहा सिद्दीकी वही है, या जमायतुल उलमाए हिंद वही है। अब आप सोचिए कि देवबंद से
2019 से लेकर के 2025 तक में 5 बार गजवाए हिंद का नारा लगा है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है। बाद में देवबंद ने कहा कि नहीं वो तो एक मेल आया था तो हमने उसका रिप्लाई दिया। क्यों तुम रिप्लाई दोगे? तुम पुलिस को क्यों नहीं बताओगे? तुम एनआईए को क्यों नहीं बताओगे? तुम क्यों नहीं कहोगे कि पता नहीं देखिए किसने पूछा है कि गजवाए हिंद कैसे होगा और कब होगा? तुम चुपचाप मेल का रिप्लाई दे रहे हो कि तुमको गजवाए हिंद करना है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान और तुर्की की फंडिंग पर होता है, कतर की फंडिंग पर होता है। ये झांगुर बाबा की क्या औकात है? उसके सर पर पाकिस्तान टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हाफिज सईद जैसे लोगों का, जैसे मोहम्मद जैसे लोगों का, जमाते इस्लामी जैसे लोगों का हाथ है और फंडिंग वहां से आती है। इसी वजह से खुल करके ये लोग काम कर पाते हैं। आज हम इस देश की प्रशंसा करते हैं, आज हम सनातन धर्म को पढ़ लिए समझ लिए तो प्रशंसा करते हैं, आज हम अपने संविधान की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसी संविधान के को हाथ में लेकर के हम कई लोगों के लिए न्यायपालिका से लेकर के आते हैं। हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास सिर्फ प्रशंसा और तारीफ मिलती है कि नाजिया जी आप भारत के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन क्या नाजिया के पास झांगुर बाबा जैसा बंगला है? क्या नाजिया के पास असदुद्दीन जैसा रेंज रोवर है? क्या नाजिया के पास इमाम बुखारी जैसा बड़ा बड़ा कैफे शॉप है, रेस्टोरेंट है फुल एसी? क्या नाजिया के पास अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे प्रॉपर्टीज है? नहीं। मैं तो चाहती हूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर कभी मेरे घर आए तो मैं तो कहूंगी कि अगर कुछ ना मिला तो लाख रुपए रख करके जाना भैया, ऐसे मत चले जाना। तो हमें सिर्फ तारीफ मिलती है, उनको पैसा मिलता है, उनको माल दौलत मिलता है। जो भारत देश का बुरा करता है, जो भारत देश के ताना बाना को बिगाड़ता है, जो भारत देश की सिविलाइजेशन को दरहम बरहम करता है, जो भारत देश में गजवाए हिंद करना चाहता है, जो भारत देश की हिंदू बेटियों को टारगेट करता है, उसके पास पैसे का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनकाउंटेबल पैसा है। अच्छा, आज लोग, मैं तो ये बात बोलूंगी जरूर राम जी, आज लोग जागे हैं भाई लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। क्यों? लव जिहाद की शुरुआत तो गांधी परिवार से हुई। आप मुझे गांधी परिवार, एक्सीडेंटल पंडित नेहरू के घर में एक बहू या एक दामाद बता दीजिए जो हिंदू आया हो। मैं तो ज्यादा नहीं बोल रही हूं, बहुत बड़ा परिवार है भाई गांधी परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं है। आजादी से लेकर के 2025 तक अभी भी सियासत में गांधी परिवार चल रहा है और भीख दे करके उन माँ बेटे और बेटी को हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना ही दिया जाता है और उनको लोकतंत्र के मंदिर में भेज ही दिया जाता है, हालांकि वो किसी भी योग में नहीं है। उनकी औकात एक काउंसलर बनने की नहीं है, उनकी औकात एक विधायक बनने की नहीं है। उनको जनता सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती है। हर रोज मीम की बारिश होती है इन गांधी परिवार पर, लेकिन वो जीत जरूर जाते हैं और इलेक्शन कमीशन वहां पर अच्छा काम भी कर देता है। लेकिन एक एक दामाद और एक बहू हिंदू बताइए, नहीं है। तो ये लव जिहाद का प्रमोशन स्टार्ट किया इंदिरा गांधी ने। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी किससे शादी करती है? पारसी से शादी करती है। उसके बाद फिर उस बेटा किससे शादी करता है? तो क्रिश्चियन से शादी करता है। अब उसके बाद फिर वो क्रिश्चियन की बेटी किससे शादी करती है? तो वो भी रॉबर्ट वाड्रा, वो भी क्रिश्चियन से शादी करती है। राहुल गांधी ने जो अपनी बीवियां बना करके रखी हुई है विदेश में, जो छुप छुप करके मिलने जाता है, वो भी सब क्रिश्चियन है। तो गांधी परिवार में तो हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब कुछ लोग मुझे टारगेट करते हैं, नहीं वो जेएनयूधारी है। कांग्रेस के ही कुछ प्रवक्ता हैं जो मुझे डिबेट में कहते हैं कि आप अपनी छोड़िए, वो तो जेएनयूधारी हैं। तो मैं राम जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं तो हिंदू नहीं हूं भाई, आप तो हिंदू हैं, आपका नाम भी इतना पवित्र है, राम है। क्या जेएनयूधारी मटन खा सकता है और मटन पका सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपको तो पता है कि वो मटन पकाए हैं। लोकसभा इलेक्शन में लालू प्रसाद के साथ और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने मटन पकाया, अपने प्राइवेट जेट से प्रियंका वाड्रा के लिए लेकर आया और प्रियंका वाड्रा को यही दिल्ली के घर में खिलाया और उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने पूछा भी कि सच बता तूने पकाया? तो क्या जेएनयूधारी ये कर सकता है? मैं रुद्राक्ष धारण की हूं, मैं बिल्कुल वेगन हो गई क्योंकि मैं किसी धर्म को इंसल्ट नहीं कर सकती हूं, धोखा नहीं दे सकती हूं, तो मैं वीगन हो गई।
कैसा ये मुझे जनेऊ आप धारी एक है चीज बताइए, जी। जैसे आपने राहुल गांधी का भी यहाँ पर जिक्र किया, कुछ समय पहले की ही बात है ये, जो मैं तो इसको कुकिंग डिप्लोमेसी कहना चाहूँगा कि लालू प्रसाद के घर वो जाते हैं, वहाँ पर जाके मटन पकाते हैं, एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश। क्या आपको लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का कुछ जमेगा बिहार में? बिहार चुनाव नजदीक है अब। अभी तो उन्होंने चक्का जाम किया ना, जी। तो लोगों के समर्थन से ज्यादा मुझे भैंसों का समर्थन लगा। भैंसें तो इतने जोश में आई थी राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के चक्का जाम यात्रा में कि मुझे लगा कि भाई इन भैंसों का ही वोटर आईडी कार्ड बना देगा अब राहुल गांधी, कि भाई जनता तो हमें बिहार की वोट देने से रही, तो भैंसों का वोटर आईडी कार्ड बनाओ, ये हमें पक्का हमें वोट दे देंगी। दूसरी चीज है कि पप्पू यादव और कन्हैया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा सरबराह है, उनको जिस हिसाब से बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए भाजपा की कोई जरूरत भी है। और जो दर्शक यहाँ पर नहीं जानते उनको बता दें कि अभी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक मंच पर चढ़ रहे थे। उस समय इन दोनों को जो है मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। एक तरीके से जो वहां पर बॉडी बिल्डर्स खड़े थे उन्होंने उनको पीछे की तरफ पुश किया, और एक जो है लोगों ने जो तरह तरह के कमेंट्स किए वो अपने आप में ही बहुत कुछ है, बयां करते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों, ये बर्ताव क्यों किया गया ऐसा? ये तो बहुत डेडिकेटेड समर्पित लोग हैं कांग्रेस के। नहीं नहीं, देखिए, जो गांधी परिवार, देश में जिसने संविधान लिखा, भीमराव अंबेडकर जी, उनको जब राजघाट में उनके शव को जगह नहीं दिया और प्लेन से दोबारा भेज दिया उनके शव को परिवार के पास, और उस प्लेन का खर्चे का बिल भी भेजा था नेहरू ने कि बिल पे करो, हम में से कोई नहीं देगा। तो जो गांधी परिवार भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दे सकता, सरदार पटेल जी को सम्मान नहीं दे सकता, खड़े खड़े नेहरू ने उनकी सरकारी गाड़ी तक ले ली थी सरदार पटेल जी की। वीर सावरकर जी को जितना बेइज्जत नेहरू के द्वारा किया गया है, उतनी बेइज्जती का सामना मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो तो वीर सावरकर जी को अपने देश से इतनी मोहब्बत थी, मातृभूमि से इतना प्रेम था कि वो पीछे हटना नहीं चाहते थे, चाहे जेल में ही सही, लेकिन वो रहेंगे, और वहां से भी वो उन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की। तो वो गांधी परिवार का सपूत, वो गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग राहुल गांधी कैसे पप्पू यादव को और कन्हैया जैसे चवन्नी नेता को कैसे सम्मान दे देता? बिल्कुल सम्मान नहीं देता। ये राहुल गांधी के दिमाग में हर वक्त बादशाहियत चलती है। राहुल गांधी के दिमाग में हर वक्त ये लगा रहता है कि ये जो मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठा है, ये ऐवे ही बैठ गया है, ये तो मेरे बाप की जागीर है, ये तो मेरे अम्मा की मुंह दिखाई है, ये भारत जो है ये सोनिया एंटोनियो की मुंह दिखाई है, हम तो ऐवे ही रह रहे हैं। या इस देश में, इस देश के मातृभूमि के प्रति जो कोई भी डेडिकेटेड है और डिवोटी है, वो सब ऐवे ही है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भारत को राजीव गांधी ने सोनिया एंटोनियो की मुंह दिखाई में दे दिया है। यही राहुल गांधी की सोच है, इसलिए वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए धाकड़ नेताओं को भी चवन्नी समझता है। दूसरी चीज है तेजस्वी यादव। क्या अस्तित्व है तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव और मेरी उम्र में 2 साल 2.5 साल का डिफरेंस है, मुझे इतना पता है। तेजस्वी यादव का क्या अस्तित्व है? अगर वो लालू प्रसाद का सपूत नहीं होता, अगर वो लालू प्रसाद यादव के घर में पैदा नहीं होता, तो क्या वो कभी डेप्यूटी सीएम बन सकता था? नहीं बन सकता था। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले बिहार के विधानसभा इलेक्शन में यादव कम्युनिटी भी इनको नहीं देगी वोट। क्यों नहीं देगी? यादव परिवार का सरबराह होने के नाते दोनों सपूतों ने यादव की बेटियों के मुंह पे तमाचा मार करके एक जिंगल बेल ले आया क्रिश्चियन, और एक जो लेकर आया था बहु अच्छे से मान सम्मान से, उसको नंगे पैर नंगे सर रोड पे निकाला और प्रेमिका को गोद में बैठा लिया। तेज प्रताप यादव जो भांग के नशे में धुत होकर के ये कहता है पुलिस ऑफिसर को कि ठुमका लगा के दिखा नहीं तो सस्पेंड करवा दूंगा, जो ये कहता है कि मेरी जान खतरे में है और केंद्र की सरकार को मेरी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, तो क्या करोगे भाई सिक्योरिटी के साथ? गांजा फूकोगे? 24 घंटे में तेज प्रताप यादव 18 घंटे गांजाखोरी में रहता है। तो ऐसे लोग
क्यों क्यों आज हमारे देश में नेता बने बैठे हैं? आज हम कहीं पर गली कूचे में जब पत्ताखोर को देखते हैं, गांजा चरसबाज को देखते हैं, गंजेड़ी को देखते हैं, तो हम रास्ता बदल लेते हैं कि भाई एक सभ्य घर का व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जहां पर पत्ताखोर बैठे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम पत्ताखोर नेता का पत्ताखोर बेटा है, चारा घोटाला के नेता का पत्ताखोर बेटा सत्ता पे बैठा हुआ है, या चेयर पे बैठा हुआ है, या सांसद बना हुआ है, या विधायक बना हुआ है, तो हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। अब भारत बहुत इंप्रूव हो चुका है, भारत बहुत शिक्षित हो चुका है। ये 8 क्लास फेल, ये 7 क्लास फेल, ये जाहिल चपट सब। एमआईएम में आप देखिए ना, जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं आप लोगों के चैनल पर, किसी की डिग्री बताइए, अरे 10 तक नहीं पास है कोई। बिल्कुल। और ये विडंबना हम इसको कह सकते हैं राजनीति की, और जो राजनीतिज्ञ और जो बड़े चेहरे हैं वो भी अक्सर जो है इस तरह की आलोचनाओं का शिकार होते रहते हैं। यहां पर अब क्योंकि बिहार की बात छिड़ी है, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कुछ महीने के अंतराल पर जो है चुनाव होने जा रहा है। यहां पर जो है एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार के उन नेताओं के सामने जो कभी बिहार में हुकूमत अपनी चला चुके हैं। महाराष्ट्र में जो है भाषा के नाम पर जिस तरीके से बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि तुम लोग आते क्यों हो, तुम्हारे पास अपना एक राज्य है जहां से तुम बिलोंग करते हो, वहां पर तुम्हारे नेताओं ने तुम्हारे लिए क्या कुछ क्यों नहीं किया। ये जो पूरा भाषा विवाद है वो एक तरफ, जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है किसी मोडस ऑपरेंडी को जो है लागू करने की, या फिर उस देश को उस राज्य को जो है एक दूरदर्शी सोच देने की, तो वहां पर जो है ये नेता कहां पर फेल हो जा रहे हैं। हर बार के चुनाव में आईना दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वहां पर जो है आरजेडी जिसने बहुत लंबा राज किया, जेडीयू जो अभी सत्ता में भी है, और वो भी जो है नीतीश कुमार कई बार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार में जो है क्यों नहीं उतनी तरक्की हो पाई, क्यों नहीं उतना विकास हो पाया, और अब जो वादे कर रहे हैं क्यों उस पर बिलीव कर लें। नहीं, देखिए, बिहार हमने तब भी देखा है जब कंधे पर बेटियां उठाकर किडनैप की जाती थी जी। हमने तब भी देखा है कि जब बैंगलोर से और साउथ से डॉक्टर बन करके बेटा आता था और दूसरे दिन ही या फिर वो एयरपोर्ट से ही किडनैप हो जाता था। हमने तब भी देखा है कि ये तेरा खेत है, चल मेरे नाम लिख, नहीं तो बता देंगे। किसी ने बहुत सुंदर चैम्बर बना लिया डॉक्टर ने या वकील ने, तो ले भैया गोली पड़ गई, सीधा माथे पर गोली पड़ गई। आज बिहार में बेटियां आज़ाद हैं। मैं खुद बिहार जाती आती रहती हूँ क्योंकि वक्फ से रिलेटेड पटना हाई कोर्ट में मेरे बहुत सारे मामले चल रहे हैं, तो कलकत्ता से 8 घंटे का डिस्टेंस में बाई कार चले जाती हूँ। तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बेहतर है, लेकिन होता क्या है कि लालू प्रसाद के जितने भी दबंग छुटभैये हैं और जितने भी दल्ले हैं चवन्नी अठन्नी, वो नीतीश जी की सरकार को इतना परेशान करके रखे हैं, इतना परेशान करके रखे हैं कि कोई भी अच्छा स्टेप नीतीश बाबू बिल्कुल इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते हैं। पहले उनको एक पॉलिटिकल जंग लड़नी पड़ती है, फिर उनको एक सरकारी जंग लड़नी पड़ती है, फिर उनको एक कानूनी जंग लड़नी पड़ती है, फिर उनको एक संवैधानिक जंग लड़नी पड़ती है, तब जा करके वो कोई भी अच्छा चीज इम्प्लीमेंट करने के सक्षम में आ पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि उन्होंने अभी जैसे घोषणा की कि वुमेन 33% रिजर्वेशन बिल, अब तेजस्वी यादव ने क्या किया, ये तो मैंने पहले ही कहा था। अरे कहे थे क्यों, कर देते, जब तुम डिप्टी सीएम थे क्यों नहीं किया, कर देते। वो तो राजीव गांधी ने भी कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो किए क्यों नहीं भैया? 53-54 साल तुम्हारी सरकार थी कांग्रेस की, क्यों नरेंद्र मोदी को करना पड़ा? ठीक है, तुमने ही सोचा था, पर तुमने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो उसी तरीके से तेजस्वी यादव अभी डंका पीट रहा है, ढोल पीट रहा है, और वो तो ढोल गणपति का नहीं पीटता है, वो तो मुहर्रम का पीटता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर से तो ताजिया उठता है भाई। मुहर्रम का रोट बनता है, झिल्ली बनती है, खिचड़ा बनता है, मलीदा बनता है और बंटवाया जाता है मुसलमानों में, पूरा प्रो मुसलमान वाला काम होता है। तो ये जो चीजें, अब जैसे एडुकेशन को लेकर के नीतीश बाबू ने बहुत काम किया है। आप
बिहार में बहुत सारे गांव हैं, नवादा है, शेखपुरा है, बौरी है, भट्टा है, मोहब्बतपुर है, लखमीनिया है, मुंगेर है। आप जहां बिजली नहीं जा रही थी, जहां गांव खेड़े में लोग अंधेरे में लालटेन में रहते थे, दिया में रहते थे, आज अंदर अंदर ग्रामीण एरिया में सड़कें पाई जा रही हैं और घर घर में बिजली पाई जा रही है। और स्कूल की जो हालात है वो जो सिर्फ एक 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 ढांचा हुआ करता था स्कूल का, बच्चे जो है गंदे मैले विदाउट यूनिफॉर्म एक झोला लेकर के आते थे और वो हाथ में उन्होंने कुछ लाई रखा हुआ है, सत्तू रखा हुआ है और वो खा भी रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ा भी रहे हैं, पहले वो था। अब बजावते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर करके नीतीश बाबू ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। बच्चे आप अगर 2 लाइन इंग्लिश बोलिएगा तो वो इंग्लिश में आपको रिप्लाई करने के सक्षम में आ चुका है। तो ये चेंजेस है ना। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर लूंगा, लेकिन उस सवाल पर बढ़ने से पहले एक यहाँ पर हमने डिस्कशन शुरू की थी। आपने एक बात कही कि जो छांगुर बाबा है उसके जैसा एक कथित नेटवर्क जो है बॉलीवुड तक फैला हुआ है। बिल्कुल। ये क्या है, आप क्या बताना चाह रही हैं? थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, आप ये कौतूहल बढ़ा रहा है। देखिए, बॉलीवुड हमेशा से मुगलिस्तानी सपोर्टर रहा है। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अमिताभ बच्चन ने कभी क्लियर नहीं किया कि उनका रेखा से कोई संबंध नहीं है। हमेशा उन्होंने अपनी टीआरपी के लिए एक अभद्र रिश्तों को टीआरपी बना करके रखा। एक हिंदू के लिए 2 महिलाएं हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अब हम आते हैं खान पर। आमिर खान देखिए, पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू, तीसरी छमिया हिंदू, उसके बाद जितने भी रिलेशन उसके सब हिंदू। आप बॉलीवुड में देखिए कि परवीन बाबी और जीनत अमान जब आई थी, क्योंकि वो बाहर से आई थी, विदेश में पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी चलाने के वो इतनी क्रेडिबिलिटी में थी, इतनी कैपेसिटी में थी कि वो चला पाती थी। मुझे 5 मुस्लिम हीरोइन का नाम बताइए जो अभी इस 21st सेंचुरी में बहुत फेमस है, बताइए। नहीं है ना। मतलब बहुत फेमस के लिए तो नहीं है, मतलब आती जाती रहती हैं। नहीं है ना, दीपिका पादुकोण जैसी नहीं है, प्रियंका चोपड़ा जैसी नहीं है, माधुरी दीक्षित बुढ़ी हो गई है लेकिन फिर भी उसको काम मिल रहा है। लेकिन क्या, वहीदा रहमान छोड़ दीजिए, 2-4 जो पहले थी उनको छोड़ दीजिए, अभी जब से शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान और सलमान खान ने बॉलीवुड का बीड़ा अपने सर पर लिया है, शहंशाह बन करके ये 4 खान बैठे हैं, तब से आप मुझे बताइए कि कोई 5 मुस्लिम एक्ट्रेस जो बहुत नाम कमाई या अभी भी काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता। इस्लाम में औरतों पर जो पाबंदियां हैं, इस्लाम में औरतों के पैरों में जो बेड़ियां हैं, और इस्लाम जो बताया है, खास करके जिन्ना का लिखा हुआ शरिया जो बताया है कि औरत जो है वो पैर के जुत्ती के नीचे है, इसलिए ये 4 खान जो हैं वो एक भी मुस्लिम एक्ट्रेस को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में ही उनको ऐसा बॉयकॉट करवाते हैं कि वो उनका आता पता नजर नहीं आता है, बिल्कुल नजर नहीं आता है। दूसरी बात है कि एक खान मुझे बताइए जिसने मुसलमान से शादी की हो। इवन मैं आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ। अच्छा, इनके एक्सेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत तक है, अच्छा, इनके एक्सेस तो 57 मुस्लिम कंट्रीज तक है। ये पाकिस्तान की भी प्रशंसा करते हैं, ये अरब भी जा सकते हैं, ये मिस्र से भी लड़कियां शादी करके ला सकते हैं, ये अफगान से भी लड़कियां शादी करके ला सकते हैं। भाई ये तो कलाकार है ना, ये तो खुद ही कहते हैं कि हम तो कलाकार हैं, हमारे लिए सरहदें नहीं होती हैं। तो 57 मुस्लिम कंट्री में इनको लड़कियां पसंद नहीं आती हैं, इनको करीना कपूर ही पसंद आती है, इनको अमृता सिंह ही पसंद आती है, इनको किरण राव ही पसंद आती है। मतलब 57 मुस्लिम कंट्री के साथ साथ भारत की मुस्लिम बेटियां 10 करोड़ मान लेते हैं, 22 करोड़ अगर आबादी है तो 10 करोड़ तो हम होंगे, हमारी जात तो 10 करोड़ होगी, तो 10 करोड़ यहां और 57 मुस्लिम कंट्री बाहर। मतलब इतनों की भीड़ में एक भी मुस्लिम लड़की ये 4 खान को ना नजर आती है ना पसंद आती है। क्यों? तो यही तो झांगुर बाबा वाला नेचर है। तो झांगुर बाबा सिर्फ उत्तर प्रदेश की गलियों में नहीं है, ये माफिया बहुत बड़ा है। आप देखिए सना खान जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बिग बॉस में उछल रही थी, अचानक से सलमान खान के ऐसा मुट्ठी में आई
कि वो पाकिस्तान के जिहादी आतंकी मौलाना तारिक जमील की वो स्लीपर सेल बन गई। अब वो दुबई में जाती है, जा करके वो छुप छुप करके तारिक जमील से मिलती है और अपने बेटे का नाम भी उसने जूनियर तारिक जमील रखा है। क्यों? भारत में असदुद्दीन जूनियर असदुद्दीन अवैसी रख देती, जूनियर महमूद मदनी रख देती, जूनियर इमाम बुखारी रख देती। भाई हमारे भारत के मौलाना क्या अच्छे नहीं हैं क्या? या रोड छाप हैं, या चिटिंगबाज मुसलमान हैं, या कुरान सही से नहीं पढ़े हैं? सिर्फ पाकिस्तान का जिहादी तारिक जमील ही अच्छे से कुरान पढ़ा है? ऐसा तो नहीं, हमारे भारत के मौलाना भी बहुत परहेजगार हैं भाई, तो उनका नाम रख देती। तो सलमान खान तो पूरा एक टेररिस्ट का ग्रोह चला रहा है, जो बॉलीवुड में ही वो पैदा कर दे रहा है, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो सना खान हो। जी। अच्छा, जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं उसकी शादी मुसलमान से कराने का काम सलमान खान का है। आप बहुत बड़ी बात बता रही हैं। हाँ, जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, सलमान खान अपने घर में इवनिंग पार्टी करता है, दारूबाजी करता है, लौंडियाबाजी करता है, और उसके बाद फिर टाका भिड़वाता है मुसलमान एक्टर से, और उसके बाद मुसलमान एक्टर से वो शादी करवाता है। अगर मैं गलत हूं तो जिसका मन चाहे मेरे ऊपर केस करे, मैं पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा प्रूफ प्लेस कर दूंगी कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को। चलो ठीक है, आपने बहुत बड़ा दावा यहाँ पर किया। बातचीत थोड़ा सा अब आगे लेकर के चलते हैं, और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश को जो है जिस तरीके से अभी चर्चाओं में है, और जिस तरीके से भारत के साथ में उसके संबंध जिस तरीके से हाशिए पर आए हैं, यहां पर जो है एक बात उठ रही है इन्फिल्ट्रेशन की। वहां पर गैरकानूनी तरीके से जिस तरीके से सरहदें पार की जा रही हैं, बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत की सरहदों में आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने इवन जो है दिल्ली में ही बहुत सारे स्लम्स में कुछ ऐसे बांग्लादेशी पकड़े हैं जो यहां पर रह करके जो है जाली डॉक्यूमेंट बना करके छिप करके रह रहे हैं। आखिर ये किस तरीके से आ रहे हैं, कौन इनको शह दे रहा है, ये इस समय भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत की सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है ये। आखिर नज़र जी। राम जी, सिर्फ सुरक्षा का खतरा नहीं है, बल्कि हमारे प्लेट से रोटियां वो लोग आधी बांट कर खा रहा है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा रह जाता है, तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। अगर कोई गेस्ट आता है, 4 दिन के लिए भी आता है, तो कोई आ करके बस गया है यहाँ पर, हमारा आधा राशन ले रहा है, हमारी आधी नौकरी ले रहा है, हमारा आधा सब कुछ वो बांट रहा है, और फॉर नो रीजन, और ऊपर से देश के लिए सुरक्षा का खतरा भी बन करके बैठा हुआ है। नहीं तो कोई ऐसे घाती लोग हैं जो यहीं पर हैं, जो इस तरह से जो है इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी शह पर वो लोग आ रहे हैं। अभी ये तो कौन है, ये क्या है? अभी तो पहलगाम में बहुत कुछ डिकोड हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जो केंद्र की सरकार ने 45 घंटे का समय दिया पाकिस्तानियों को निकलने के लिए, तो हमने तो भाई ये तक पा लिया कि जो जम्मू कश्मीर में पुलिस ऑफिसर बनकर बैठे हैं वो भी नागरिकता उनकी पाकिस्तान की है। जो वक्फ बोर्ड के मजिस्ट्रेट बन करके बैठे हुए हैं उनको भी नोटिस आया था कि भैया पाकिस्तान चले जाओ अब। फिर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया कुछ दिन का कि अपना क्लियर कर लो जी। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि एक बुढ़ी आई है 1980 में और आज तक वो यहीं पर बैठी हुई थी, उसने पूरे खानदान बना दिए यहाँ पर, लेकिन उसकी नागरिकता आज भी पाकिस्तान की थी, उसको निकाला गया। उसके बाद हमने मुसलमान लड़कियों को देखा कि वो पाकिस्तान की बुलबुल है और बाबुल यहाँ है, अपनी आंखों से देखा हमने। तो ये जो हिजाबन जो है, आपको क्या लगता है कि ये जिहादन नहीं है? पाकिस्तान जो है वो जानबूझ करके भारत की मुसलमान बेटियों को कन्विंस करता है। वहाँ के लड़के जरा चमकीले टाइप के होते हैं, जरा लहराने वाले टाइप के होते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, और हमारी बेटियां वहां जा करके बसती हैं। अब जितने भी जम्मू कश्मीर क्योंकि पाकिस्तान से पीओके से जुड़ा हुआ है, तो वहां जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो महिलाएं आई हैं, वो आज भी अपनी बेटियों की शादी पाकिस्तान में ही करवा रही हैं। वो तो देखिए वहां से जो आई हैं या फिर जो आए थे पहले और कई सालों से जो रह रहे हैं, वो तो एक्सटेंडेड वीजा पर थे, ठीक है। उनका बार बार जो है वीजा को एक्सटेंड किया जा रहा था। ये बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ चल रही है बहुत लंबे समय से, ये क्या मसला है और क्यों नहीं रुक पा रहा?
नहीं, ये मसला तो ऐसा है कि कई बार बीएसएफ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और मैं 22 तारीख से 24 तारीख तक, जून की मैं बात कर रही हूँ, मैं बीकानेर पाकिस्तान बॉर्डर पे थी और बीएसएफ के कमांडेंट से मेरी बात हुई, वहाँ के डीजी से मेरी बात हुई, मैंने पूरा दिन वहाँ गुजारा और मेरा शुरू से लेकर आखिर तक यही सवाल था कि कैसे घुसपैठिया एंटर कर रहे हैं। तो जिस कमांडेंट से मेरी बात हुई बीएसएफ के, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बंगाल में है, ये जो प्रॉब्लम है ये राजस्थान में नहीं है मैडम जी। राजस्थान का न्यूज़ भी नहीं आता होगा कि यहाँ पर घुसपैठिया एंटर कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में प्रॉब्लम है, ये बंगाल के बॉर्डर में प्रॉब्लम है। तो वो क्योंकि उन्होंने बताया कि बैरकपुर के में भी वो कैंट में रह चुके हैं और बड़े पद पे थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग हाड़वा में बशीरहाट में रहते थे बॉर्डर के पास, तो मैंने तो शूट आउट का ऑर्डर दे दिया था। ये वो कमांडेंट मुझे बता रहे हैं कि मैंने बोला था कि रात में 12 बजे के बाद जब सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, और करना भी है, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए सारी ब्लैकआउट हो जाती हैं, तो वहां से वो घुसना स्टार्ट करते थे। और जब वो घुसते थे तो मैंने इंडिविजुअली शूट आउट का ऑर्डर दिया और तब जाकर के सरकार से फोन आया, राज्य सरकार से, कि तुम क्या मर्डरर हो गए हो, तुम लोगों को मार रहे हो। तो भैया राज्य सरकार काम भी तो नहीं करने दे रही कि घुसपैठिया घुसे ना। राज्य सरकार, अब जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में तुम हम में से कोई भी क्यों कोस रहा है बीएसएफ को? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कोसने की जरूरत ही नहीं है। सोनारपुर में और साउथ 24 परगना में, साउथ कोलकाता में सद्दाम सरदार जो टीएमसी का कार्यकर्ता था, उसके घर से सुरंग पाया गया है और वो सीधा बांग्लादेश तक था। बेडरूम से सुरंग था, बेड के नीचे से। और पश्चिम बंगाल से सुरंग बांग्लादेश तक जी, साउथ कोलकाता से। और ये आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि किस तरीके से एनआईए ने और कोलकाता पुलिस ने उस मामले को, कोलकाता पुलिस तो बाउंड हो गई जब एनआईए एनएसजी खड़ी हो गई कि भाई हमको पता चला है कि ऐसा है। और बेडरूम है और बेड के नीचे सुरंग है और सुरंग के ऊपर ऐसा कालीन बिछा हुआ है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसके नीचे सुरंग है जो सीधा बांग्लादेश जा रहा है। और सिर्फ घुसपैठिया नहीं आ रहे थे, वहां से सोना चांदी का व्यापार हो रहा था, नशा का व्यापार हो रहा था, औरत का व्यापार हो रहा था, किन्नर के भेष में जो गुंडा, मर्डरर, चोर चुट्टे, पॉकेट मार जो आते हैं, उनका व्यापार हो रहा था। आप डायमंड हार्बर चले जाइए, डायमंड हार्बर में 60% किन्नर जो हैं वो बांग्लादेशी हैं। मैंने 4 केसेस करके रखे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में। पुलिस जो है वो थोड़ी सी इंक्वायरी, जैसे ही वो डेट आता है, लिस्टेड होता है कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो थोड़ा सा इंक्वायरी टच करता है और उसके बाद फिर छोड़ देता है, क्योंकि वो वोटर बन चुके हैं ममता दीदी के, क्योंकि वो वोटर बन चुके हैं उन जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के और उमर अब्दुल्ला के। उस तरफ से पाकिस्तानी आ रहे हैं और बंगाल से बांग्लादेशी आ रहे हैं। इवन आप सोचो कि जब सो कॉल्ड छात्र प्रदर्शन चल रहा था, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो जमात इस्लामी के नेतृत्व में बांग्लादेश में चल रहा था हिंदू जेनोसाइड के लिए, तो आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने किस स्टेटमेंट, स्पीच दिया था मंच से खड़े होकर के, वो भी राज्य सरकार की मंच थी वो, कि जिन जिन स्टूडेंट को बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रहा है, बंगाल का दरवाजा खुला है, आ जाओ। खुला निमंत्रण। हाँ, ये उन्होंने खुद बोला है भाई, मैं नहीं बोल रही हूं, ये ममता बनर्जी ने खुद बोला है। और 11 दिन के बाद पता चला ममता बनर्जी को कि शेख हसीना को नंगे पैर भागना पड़ा। तब ममता बनर्जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो केंद्र की सरकार कहेगी वही मैं करूंगी, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर आ जाए। तो खुला इनविटेशन है बांग्लादेशियों के लिए। अब मैं आपको 2025 अप्रैल की बात बता रही हूँ। 2025 अप्रैल जावेद अहमद खान, जो जिसके एंसेस्टर पाकिस्तानी हैं, वो ममता बनर्जी के मंत्रालय का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय पे बैठा हुआ है। वो फायर मिनिस्टर बना हुआ है और पॉकेट वोट है उसके पास, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। गुलशन कॉलोनी उसी के क्षेत्र में आता है, उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। उसमें से 7 बांग्लादेशी घुसपैठिया अरेस्ट किए गए। ठीक है, अचानक से सुरक्षा एजेंसी आई और उन्होंने अरेस्ट किया और लोकल पुलिस को समर्थन देना पड़ा।
अब जब जावेद अहमद खान से पूछा जा रहा है कि पूरी गुलशन कॉलोनी का डेवलप का काम, कंस्ट्रक्शन का काम तो आपका बेटा ही किया है, फैज अहमद खान, और वो कंस्ट्रक्शन करता है, सत्ता और गद्दी पर बैठ करके, वो नेतागिरी तो करता नहीं है, तो ये गुलशन कॉलोनी में कैसे रजिस्ट्री करवाया गया, कैसे इनको घर मिल गया? तो पता है अब वो एक्टिंग क्या कर रहा है, मीडिया वालों मुझे बचा लो, ये बांग्लादेशी मुझे मार के चले जाएंगे, मैं तो खुद बहुत डरा हुआ हूं, कहीं ये बांग्लादेशी मुझे ना मार के चले जाए। वो भाई पूरी गुलशन कॉलोनी का कारभार, पूरी गुलशन कॉलोनी का देखरेख और पूरी गुलशन कॉलोनी का A to Z कंस्ट्रक्शन खुद जावेद अहमद खान टीएमसी मंत्री के बेटे ने किया है, फैज अहमद खान ने। तो भैया घर भी तो तू ही दे रहा है, तो फिर तू डर क्यों रहा है? अब मजदूर पाड़ा खाल पाड़ा जो जावेद अहमद खान के ही क्षेत्र में आता है, हर 6 महीने के बाद पूरा आदमी बदल जाता है, हर 6 महीने के बाद। आप जैसे अभी जुलाई में गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप जाइएगा, घर वो ही रहेगा, झोपड़पट्टी वही रहेगी, व्यक्ति दूसरा रहेगा, क्योंकि 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। अच्छा। उनको लाया जाता है, 6 महीने में उनको फेमिलियर बनाया जाता है, उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनको ड्राइविंग लाइसेंस, उनको रेसिडेंशियल प्रूफ बना करके दिया जाता है, और उसके बाद फिर उनको बिखेर दिया जाता है। जब ये बात इतनी हाईलाइटेड है और मतलब कि पब्लिक की जानकारी में भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो इस बात से अनभिज्ञ हो? पश्चिम तो फिर बंगाल, उनकी तरफ से क्यों नहीं एक्शन नहीं, होता? पश्चिम बंगाल की पुलिस तो पपेट है टीएमसी सरकार की। पश्चिम बंगाल की पुलिस तो विथ यूनिफॉर्म कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस की। पश्चिम बंगाल में सफोकेशन में वो लोग रहते हैं जो संवैधानिक बात करते हैं। हम जैसे लोग तो रोज रात में एक ड्रेस आयरन करके बेड पर लेकर के सोते हैं कि सुबह 6 बजे पता नहीं कौन सी पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज मैंने संवैधानिक बात कर दिया है, आज मैंने घुसपैठियों को भगाने की बात कर दी है, आज मैंने बलात्कारियों को अरेस्ट करने की बात कह दी है, तो मुझे तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में राजा महाराजा, शहंशाह बादशाह बन करके वो रहता है जो रेप करता है, जो तोलाबाजी करता है, जो घुसपैठियों को घुसाता है, जो वहां पर दबंगई करता है, जो वहां पर चोरी चमारी करता है, जो वहां पर आर्मी कैंटोनमेंट की जमीन हड़प करता है, जो वहां पर इलीगल डेवलपिंग का काम करता है, जो वहां पर मारपीट का काम करता है, जो वहां पर छोटी छोटी बच्चियों का चीर फाड़ करके रेप करता है, वो पश्चिम बंगाल में खुशी खुशी रह रहा है। और उनका आधार कार्ड भी बनता है। हाँ, इजली बनता है। आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का अगर रिसर्च डिकोड करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अलीपुर जेल चले जाइए जी। अलीपुर जेल की लिस्ट और खाता किसी वकील को लेकर के जाइएगा, लिस्ट और खाता देखिएगा, जिसमें अगर अलीपुर जेल के अंदर वुमेन करेक्शनल होम और जेंट्स दोनों में विजिट कीजिए। वुमेन करेक्शनल होम में मान लीजिए 10,000 महिलाएं जो हैं आरोपी अंदर में हैं, उसमें से 3,000 वो पकड़ाई हुई घुसपैठियां हैं, जिनको जानबूझ करके 6 महीना जेल के अंदर छोड़ा जाता है और उसके बाद फिर उनको निकाल करके फेमिलियर बनाया जाता है। अब आप 6 महीना क्यों छोड़ देते हो जेल के अंदर? आप सीधा उनको वापस करो, बिल्कुल भेजो, बीएसएफ के हवाले करो। आप केंद्र की सरकार को बताओ, आप सुरक्षा एजेंसी को बताओ कि ये घुसपैठिया हमने पकड़ा है, अभी मैंने जेल की कस्टडी में रखा है, आप इसको ले जाओ भैया, डंप करो इसको जहां से आया है। 6 महीना, 7 महीना, साल भर बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो वुमेन्स अलीपुर करेक्शनल होम में रहते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की स्लम बस्तियों से जब इन बांग्लादेशियों को पकड़ा था, और फिर जब इस बारे में बांग्लादेश की सरकार को और वहाँ की जो रेंज है, जो रेंजर्स है वहाँ के, जब उनको इन्फॉर्म किया गया इस बारे में, तो उन्होंने भारत से उल्टा ये कहा कि आप सबूत दीजिए कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। यानी कि उन्होंने हमसे ही उल्टा सबूत मांगा कि आप प्रूफ करो कि ये बांग्लादेशी हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो हम इनको वापस लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि कोई जो है घुसपैठिया अपने साथ बांग्लादेश का सर्टिफिकेट लेके आएगा कि मुझे वापस करो। ये बड़ी ही हास्यास्पद सी बात है। दूसरी बात ये कि ये जो है अपने आप में भारत के सामने बहुत विकट समस्या है, और ये किसके शह पर हो रहा है ये भी अपने आप में एक डिबेट का विषय है। यहां पर देखिए, बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ है वो अपने आप में बहुत जो है चिंतनीय विषय है, और सरकार इस पर हालांकि काम भी कर रही है और तेजी में काम कर रही है कि इनको वापस किसी तरह से निकाला जाए। लेकिन एक और यहां पर जो बांग्लादेशियों के अलावा जो एक और है चर्चाओं में, वो है रोहिंग्याज।
जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनका जो ताल्लुक है वो म्यांमार से है। म्यांमार से वो आए थे और करीब 10 साल से ऊपर हो चुका है जब वो भारत में घुसे भी, और अब किन किन राज्यों में कहां कहां पर छिपके बैठे हैं, कितनी आबादी में है, इसकी कोई सटीक फिगर नहीं है। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब मोदी सरकार के सामने भी विकट समस्या। अब सरकार के पास तो नेटवर्क होता है अपना, तो मोदी सरकार क्यों नहीं इनको जमा करके वापस भेजती है म्यांमार? क्या दिक्कत है? 1-2 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो ढूंढना तो बहुत आसान है ना 28 राज्यों में। लेकिन अनकाउंटेबल हो और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों की सरकार का उनके सर पर छत्र छाया हो, आंचल हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल होती है। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा एनआरसी का विरोध अगर इस पूरे भारत में किसी ने किया है तो ममता सरकार ने किया है। और फिर उनके सुर में सुर सबने मिलाया कि एनआरसी नहीं होने देंगे। अब अभी देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत जो है बिहार में स्क्रूटनी कर रहा है, तो भी तेजस्वी यादव रो रहा है। अब अभी अगर यही स्क्रूटनी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले अगर हो गया तो फिर वो तो मतलब वो तो कुछ और ही करेगी, वो तो कुछ और ही करेंगी, पूरा एकदम से पता नहीं क्या ही होगा। तो अभी बात यह है कि केंद्र की सरकार एकमात्र सरकार अभी आई है जो 2014 से आई है जिसने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बात करना स्टार्ट भी किया है। नहीं तो एक बार सिर्फ विदेश के चैनल पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो घुसपैठिए आए हैं उनको जाना पड़ेगा, और एक बार, मात्र एक बार सिर्फ राजीव गांधी ने अपनी स्पीच सभा में रायबरेली की सभा में कहा था कि जो घुसपैठिए आए हैं उनको जाना पड़ेगा, बस। अब ये बार बार एनआरसी हो या घुसपैठियों को निकालना हो, ये तो अब हम कह रहे हैं, केंद्र की सरकार कह रही है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं ना, कोई एक क्राइम तो है नहीं। आप डिटेल्स निकालिए, रिसर्च पे जाइए, बल्कि आपके व्यूअर्स भी जाए। हमारे पश्चिम बंगाल में मोर देन 90,000 पश्चिम बंगाल की महिलाएं मिसिंग हैं। इस पर ममता बनर्जी ने क्या काम किया है? क्या काम किया है? कहाँ गई वो? उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग हुई है, उनका शारीरिक शोषण हुआ है, उनकी सप्लाई हो गई है, क्या हुआ है उनके साथ? कोई 1-2 महिलाएं तो मिसिंग है नहीं। 2020 में 7,000 महिलाएं मिसिंग थी जो डेटा है, और अभी 2025 का डेटा मैं आपको जनवरी का बता रही हूं जिसका डिकोड हुआ अप्रैल में, 99,000 से ऊपर महिलाएं मिसिंग है। अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बच्चियां आती हैं, या तो वो आपको सोनागाछी में मिलेंगी, या तो आपको कहीं और जीबी रोड पे मिल जाएंगी, और या तो फिर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए हनी ट्रैप के लिए उनको भेजी जा रही हैं। कैन यू इमेजिन कि बच्चियों का व्यापार चल रहा है? ये चल रहा है बंगाल में। रोहिंग्या बच्चियों का व्यापार, उनका खरीद फरोख्त चल रहा है। पहले खुद यूज करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, जिसमें 9 साल की बच्ची है, जिसमें 10 साल की बच्ची है। और ये मैं हवाबाजी में नहीं कह रही हूं। रोहिंग्या बच्चियों का सप्लाई और ट्रेड आप गूगल में सर्च कीजिए, कई न्यूज़पेपर्स ने छापा है कि ये ट्रेड चल रहा है। आप सोचिए कि वुमेन करेक्शनल होम जो जेल है उसमें 190 बच्चा पैदा हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? वुमेन जेल जो होता है उसमें कचरा उठाने वाली आती है, वाला नहीं आता। वुमेन करेक्शनल जो होम होता है और वुमेन्स जेल जो होता है उसमें जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं वो महिला पुलिस ऑफिसर होती है। तो ये बच्चे हो कहां से रहे हैं पैदा? या तो उन महिला अक्यूज्ड का सप्लाई हो रहा है, उनको धंधे पे बैठाया गया है, या तो फिर कुछ और हो रहा है। 190 बच्चे पैदा हुए, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद कहा कि भैया ये हुआ कैसे? कोई 1-2 बच्चा भी नहीं, 190 बच्चा। तो ये हालात हैं। आप सोचिए 1986 से लेकर के 1990 तक में एक रिसर्च टीम ने डिकोड किया था कि बंगाल 28 राज्यों में बंगाल सबसे प्रथम पे जा रहा है जहां पर स्केलेटन ट्रेड होता है। ये कैसे? स्केलेटन बच्चों को, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने के लिए तो भाई जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं, रिसर्च सेंटर होता है, उसमें मिल जाता है। अननोन बॉडीज जो होती है, या ऑर्फन बॉडीज जो होती है, या कोई जो डोनेट करता है वो बॉडी होती है, चलो ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। लेकिन ट्रेड
ट्रेड कैसे हो सकता है? तो 1986 से लेकर के 1990 तक में ये डिकोड किया गया। लेकिन हमने तो मानव तस्करी सुना है, ये सब शब्द हमने सुने हैं। ये आप जो बता रही हैं स्केलेटन और हाँ हाँ ये कैसे? अब फिर से 2024 और 2025 में कई फॉरेनर ने कहा है कि जितना ज्यादा वेस्ट बंगाल से स्केलेटन इजीली मिल जाता है, अन्य भारत के किसी राज्यों से नहीं मिल सकता। दिल्ली में कोई फोन करे कि स्केलेटन है, वो बोलेगा नहीं है। कोई बिहार में कॉल करे, नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो गाली खा जाएगा कि हम यही सब करने बैठे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाए और पूछा जाए कि स्केलेटन है, तो वो आपको बल्क में दे देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो घुसपैठिया आ रहे हैं वो सिर्फ क्राइम नहीं कर रहे हैं, वो अत्याचारित भी हो रहे हैं। और केंद्र की सरकार उन घुसपैठियाओं की जान को भी बचा रही है और उनको उनके देश में भेजने की भी कोशिश कर रही है। ये जो राज्य सरकार है, जैसे अमानतुल्लाह खान है, जैसे आम आदमी पार्टी था, जैसे उमर अब्दुल्ला है, जैसे ममता बनर्जी है, जैसे उद्धव ठाकरे है, जैसे तेजस्वी यादव है, ये लोग क्या कर रहे हैं? इन घुसपैठियों से सिर्फ अपने वोट का लोभ नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि तस्करी हो रहा है। इनके जो निचले वाले लोग हैं तस्करी भी करवा रहे हैं, इनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, इनके साथ शारीरिक शोषण भी हो रहा है, और फिर आम के आम गुठलियों के दाम, इनका स्केलेटन ट्रेड भी चल रहा है। कैन यू इमेजिन? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ देश ऐसे भी हैं जो पश्चिम बंगाल से जो स्केलेटन्स को इंपोर्ट करवाते हैं। जी जी जी, और इलीगली कारोबार पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात क्या ममता बनर्जी के संज्ञान में नहीं होगी? उनकी अपनी सरकार है वहां पर, होम और ये मिनिस्ट्री सारी उनके पास है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके अपने कंधों पर होनी चाहिए। नहीं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है और स्वास्थ्य मिनिस्ट्री उनके पास है और मुख्यमंत्री वो हैं। तो जितने भी वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो उनके पास है। अब आप सोचिए कि आंध्र प्रदेश कन्विक्शन रेट में सबसे लो है इस पूरे भारत में। सेकंड नंबर पे कौन है? बंगाल है। कन्विक्शन नहीं होता वहां पर। जो शारीरिक शोषण अक्यूज्ड होते हैं उनका कन्विक्शन होता ही नहीं है, बल्कि एक्विटल और एड इंटरिम बेल सबसे ज्यादा है। आप रिसर्च में जाइए ना, मैंने तो पूरा रिसर्च करके पूरा छानबीन करके रख लिया है। क्यों नहीं होता है कन्विक्शन? क्यों नहीं मिलती है फांसी की सजा? आरजीकर घटना हमने देख लिया, हमने लॉ स्टूडेंट घटना देख लिया, हमने कामदुनी देख लिया, हमने सूजर जॉर्डन देख लिया, हमने संदेश खाली मास शारीरिक शोषण देख लिया, हमने कालियागंज देख लिया, हमने हास खाली देख लिया, कल हमने IIM का वो देख लिया कि कैसे नशे का दे करके उसका शारीरिक शोषण किया गया। आखिर कन्विक्शन क्यों नहीं होता है? आखिर एक्विटल क्यों हो जाता है? एक शारीरिक शोषण वाले अक्यूज को बाइज्जत बरी कैसे कर दिया जाता है? क्योंकि 90% जो अक्यूज्ड है वो TMC से जुड़े हुए हैं, और TMC से जुड़े हुए हैं और दूसरे मुसलमान हैं। और अगर मुसलमान शारीरिक शोषण कर रहा है और उसको एक्विटल या बेल ना मिले, एड इंटरिम बेल ना मिले, तो फिर ममता राज को वोट में तकलीफ हो जाएगी। आप सोचिए कि दो भाई नासिर खान, कादिर खान, ये दोनों एक क्रिश्चियन लड़की को गाड़ी में दबोचता है पब से, और उसके बाद फिर उसका शारीरिक शोषण करता है और उसको धमकाता भी है कि अगर तुमने पुलिस स्टेशन को बोला तो तुम दिखोगी भी नहीं, तुम तो ऐसे भी NRI हो। और वही हुआ कि जब वो फर्स्ट टाइम वो पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गई है अपना FIR करवाने के लिए, तो वहां के सब इंस्पेक्टर उसके ऊपर हंसे हैं, उसका मजाक उड़ाए हैं। काकुली दस्तीदर जो 5 बार की सांसद हैं TMC से, उन्होंने उस लड़की के मुंह पर कहा, क्या रे तेरे को पैसा कम दिया क्या लड़का लोग, इसीलिए इसके ऊपर FIR करा रही है। उसके बाद जो शिशु और महिला जो मंत्री हैं उन्होंने कहा सब फेक है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं? साजानो घटना, सजीवी घटना है। कालियागंज हास खाली में माइनर लड़कियों का शारीरिक शोषण और मर्डर होता है और उनके नेता मंडल प्रेसिडेंट के हाथों, लड़के सपूतों के हाथों होता है। खड़े होकर के मंच पे, सरकारी मंच पर खड़े होकर के वो क्या कहती हैं? वो लव अफेयर था ना, पता करो तो। एक कमिश्नर, पता करो तो, लड़की प्रेग्नेंट थी ना,
ये मेरा कमिश्नर है ना, ये पूरा उसका व्हाट्सएप चैट पड़ा है, दोनों में शारीरिक संबंध था, दोनों का लव अफेयर था, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो भाई तुम रेप करवा दोगे, तुम मर्डर करवा दोगे। आप इमेजिन करो कि लोगों का आक्रोश पुलिस पर जब बढ़ा, पोस्टमार्टम करके एक माइनर शारीरिक शोषण से मरी हुई लड़की जो डिजीज हो गई है, उसका पोस्टमार्टम करके उसको जमीन पे घसीट करके एम्बुलेंस पर रखा है पुलिस ने। दिस इज वेस्ट बंगाल। विभत्स घटनाएं जो आप बता रही हैं, जो अक्सर सुर्खियों में आती नहीं है, लेकिन ये एंड वन मोर स्याह थिंग मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आप देखिएगा कि 2019 में एड इंट्रीम बेल मिला है नासिर खान को, 2019 के एंड में एड इंट्रीम बेल मिला है, और जजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वेलफेयर के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे, वो बहुत सभ्य रिलेशन वेलफेयर के साथ रखा था, इसलिए उसकी सजा थोड़ी बहुत कम करके उसको बेल दे दिया जा रहा है। ठीक है, वो बाहर निकला है और उसके बाद फिर उसने कलकत्ता के 5 स्टार होटल में उसने बड़ी शान और शौकत वाली, हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं, शान और शौकत वाली उसने शादी की है, मुस्लिम लड़की से शादी की है, और उसमें नेता, मंत्री, हाफिज कुरान, इमाम सब आए, उसको इज्जत दिए। और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में जो रेप की घटनाएं जो बढ़ी हैं टिल डेट अभी तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो उस दिमाग के हैं जिनको महिलाओं का शारीरिक शोषण करना पसंद है, जो उस साइकिक नेचर के हैं और जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उनको क्या लग रहा है कि नासिर खान तो आ गया, वो तो इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है, हम भी 2-4 साल रह करके तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कन्विक्शन तो होता ही नहीं, ममता तो बचा ही लेती है। तो ये प्रॉब्लम है। आज नासिर खान को दोबारा डाल दिया जाए जेल में, देखिए कल से रेप बंद हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, डिमोरलाइज हो जाएंगी हाँ? चीजें। बिल्कुल। आजकल जो है बड़ा सावन चल रहा है, और सावन में जो है कांवड़ यात्रा भी चल रही है जी। कांवड़ यात्रा में कुछ जो है, कुछ मौलाना लोग हैं, उन्होंने बड़ी आपत्ति व्यक्त की है कि भाई जो बूचड़ खाने हैं उनको क्यों बंद किया जा रहा है, या फिर जो मांस बिक्री की जो दुकानें हैं उनको क्यों बंद किया जा रहा है। वो तो उनके रोजगार की बात है, उनका धंधा उससे चलता है, परिवार का पेट उससे पलता है। तो जो कांवड़ यात्राएं हैं उसमें जो है इन दुकानों को बंद ना किया जाए। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में आपने काफी कुछ बातें बताई हैं, और बांग्लादेश को लेकर के जो लगातार चर्चाएं रही हैं कि वहां से जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कारोबार इस तरफ से कुछ होता रहा है। जो एलिगेशंस आप लगा रही हैं इस समय, या फिर जो पॉइंट्स आप रेज कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि बिना किसी की शह पर ऐसा संभव है? नहीं, मैंने कुछ भी एलिगेशंस नहीं लगाए हैं राम जी, मैंने वही बातें कही हैं जो कलकत्ता हाई कोर्ट, द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के पटल पर है, जजेस के सामने है। मैंने वुमेन जेल की बातें कही हैं, मैंने मिसिंग महिलाओं की बातें कही हैं, मैंने घुसपैठिया की बातें कही हैं, मैंने सद्दाम सरदार की बातें कही हैं, मैंने रेप अक्यूज्ड की बातें कही हैं। एवरीथिंग इज ओपन, सारी बातें। अब देखिए ताहा सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ, वैसे तो हमारे इस्लाम के अल कुरान के हिसाब से मज़ार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन, लेकिन ताहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के लिए एक बैकबोन है, जिसकी एक आवाज में पूरे हुगली डिस्ट्रिक्ट का जितना भी वोट है मुसलमानों का, वो ममता के पास जाता है। अब ताहा सिद्दीकी क्या नहीं करता है ये समझिए, वो भी झांगुर बाबा से कम नहीं है। ताहा सिद्दीकी का बंगला आप देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का ताहा जी, ये पश्चिम बंगाल का झांगुर वर्जन बाबा है ये। हाँ, ये झांगुर बाबा पश्चिम बंगाल वाला है। आप ताहा सिद्दीकी का बंगला देखिएगा, आपको प्रधानमंत्री का बंगला जो है ना वो छोटा दिखेगा, आपको ताजमहल छोटा दिखेगा। गाड़ियां लाइन से जो ताहा सिद्दीकी के बंगले में खड़ी रहती हैं, वो गाड़ियां देख करके आपको 2 बार आंखें मलनी पड़ेंगी, भाई ये गाड़ी भी इसके पास है, ये गाड़ी भी इसके पास है, और करता क्या है, मजारी बाबा है। अब ताहा सिद्दीकी के क्या क्या कारोबार है? ताहा सिद्दीकी का कारोबार है कि सरकार, टीएमसी सरकार का समर्थन करना, मुसलमानों को आक्रोश भरना, मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा करना, मुसलमानों को आतंकी और जिहादी बनाना, लोगों से पैसा टानना और उसको टिकट दिलवाना ममता की पार्टी से, महिलाओं का कन्वर्शन करवाना, हिंदू महिलाओं को अपना मुरीद बना करके कन्वर्शन कराना, और साथ साथ
जिस्म का व्यापार भी वो करता है। कोलकाता के चिनार पार्क में जो टूवर्ड्स दमदम एयरपोर्ट है, वहां पर एक होटल है, एनपीजे होटल। एनपीजे होटल में 2015 की मैं आपको बात बता रही हूं कि ताहा सिद्दीकी ने मुझे कॉल किया, और रात में तकरीबन 12 सवा 12 के करीब उन्होंने कॉल किया कि मैं यहाँ एनपीजे होटल आया हुआ हूँ नाजिया, तुम आ जाओ। तो मैंने कहा इतनी रात को मैं कैसे आऊँ, मेरा तो ड्राइवर भी नहीं है। तो उन्होंने बोला, जिद किया कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। मैं सोची कि मैं नया नया ज्वाइन की हूँ, पता आप नहीं। ताहा सिद्दीकी की बात कर रही हैं? ताहा सिद्दीकी की बात कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं नया नया टीएमसी ज्वाइन की हूँ, और टीएमसी में ताहा सिद्दीकी इज लाइक शहंशाह, इज लाइक के भाई बहुत बड़ा आदमी है वो। उसको नाराज करने का मतलब है कि आपका करियर वहीं पर खत्म हो चुका। तो फिर मैं खुद ड्राइव करके, और साथ में एक स्टाफ को और एक टीएमसी का कार्यकर्ता जो पार्क सर्कस में रहता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि बेचारा फिर वो मर वर ना जाए, और एक लड़की जो राजा बाजार में रहती थी वो भी टीएमसी की थी। तो मुझे 40-45 मिनट सबको ले करके वहां तक पहुंचने में, क्योंकि मेरे घर से एनपीजी होटल जो है वो मात्र 7-8 मिनट का डिस्टेंस है। तो मैं वहां पर जब पहुंची तो वहां पर ताहा सिद्दीकी और उनके जितने भी चिंटू मिंटू थे सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ऊपर चलिए कुछ काम है। मैंने कहा मैं रूम में क्यों जाऊंगी, अरे चलिए तो आपको किसी से मिलाना है। मैंने कहा मैं इतनी रात को एक तो होटल के रिसेप्शन पर आ गई हूं मैं, अब मैं ऊपर रूम में जाऊं ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो बहुत जिद करने लगे, तो मैंने कहा कि मेरे साथ जो लोग आए हैं वो भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आए हैं वो नहीं जाएंगे, सिर्फ आप चलिएगा। मैंने कहा तब फिर मैं रिटर्न हो रही हूँ। और वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने भाई अपने मुंह में थप्पड़ मारा कि टीएमसी तो नहीं कर सकते हैं। वो मुझे बेचने की पूरी तैयारी थी। ऊपर में मुझे रूम में क्यों लेकर जाना था, यहां तक कि उन्होंने एक अजीब सी बात कही, चलो मैं दिखाता हूं कि यहाँ का इस होटल का रूम कैसा है। मैंने कहा मैं होटल का रूम देख करके क्या करूंगी। वो नेताओं के, टीएमसी के नेताओं को लड़कियां भी सप्लाई करते हैं। आपको याद होगा कि जब पार्थो चैटर्जी अरेस्ट हुआ था तो उसकी 5 गर्लफ्रेंड थी जो उसकी बेटी के उम्र की थी। जब ज्योतिप्रिया मलिक खाद्य मंत्री जब अरेस्ट हुआ तो उसके मोहब्बत के कई किस्से बाहर सामने आए। मदन मित्रा जो अभी भी ममता बनर्जी के काफी करीबी है और मंत्री पद पर है, वो वो अपना स्टेटमेंट इस देश के बड़े न्यूज चैनल को बैठ करके दिया था कि जो एजड औरत होती है वो पक्का आम होती है, और जो कम एज की लड़कियां होती हैं वो कच्चा आम होती हैं उसकी नजरों में। पाका आम और कोची आम बंगाली में उसने कहा था। तो ये सारा व्यापार चलता है। आप सोचिए, नुसरत रूही जहां जैन को सडनली उठाया गया और उसको सांसद बना करके भेज दिया गया। कैसे बना करके भेज दिया गया, क्योंकि जो चीज वो दे रही थी वो सभ्य घर की लड़कियां नहीं दे सकती हैं। वो भले ही ओथ ले रही थी सिंदूर, शाखा पौला और साड़ी में, लेकिन जिस हिसाब से कोविड के वक्त में वो आधी चड्डियां पहन करके और ब्रा में वो वीडियो बना करके वो पोस्ट कर रही थी, उससे ये साफ साबित हो रहा था कि जनता को दिखाने के लिए ममता बनर्जी की नेत्रियों का एक अलग रूप है और नेताओं को खुश करने का एक अलग रूप है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ जानना चाहता हूँ आपसे। छांगुर बाबा जो है, ठीक है, आप बता रही हैं कि जो ताहा सिद्दीकी है वो पश्चिम बंगाल का एक तरीके से छांगुर बाबा है। जी। छांगुर बाबा जो उत्तर प्रदेश वाला है उसकी कलई खुल रही है, मालूम पड़ रहा है कि भाई क्या क्या था इसके पास। ये जो आप बता रही हैं ताहा सिद्दीकी, इसके पास इतना बड़ा नेटवर्क उसने कैसे खड़ा किया, इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, इसके पास ये दौलत कहां से आई? आप बता रही कि मजारी बाबा एक तरीके से, दूसरी एम्पायर कैसे खड़ा किया? बांग्लादेश फंडिंग है, और वो प्रॉपर बंगाली तो नहीं बोलता है, वो ढकैया बंगाली बोलता है, ढाका की बंगाली बोलता है जी। वो उसको पूरी की पूरी फंडिंग जो है या तो जमात इस्लामी से होगी या तो हरकतुल इस्लाम से होगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के 2015 और 16 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी रह चुका है। तो जिस फंडिंग से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, जमायतुल उलमा हिंद चल रहा है, झांगुर बाबा चल रहे हैं, उसी तरीके की फंडिंग से ताहा सिद्दीकी भी चल रहा है। अब एक मजार से इतनी आमदनी कि आपने 22 एकड़ में अपना बंगला बना लिया है, आपके बंगलों के आंगन में मतलब पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, ये पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर नाजिया जी जिस तरीके से बता रही हैं कि जो है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेना, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी समय पर किसी मजार का जो है एक इसी तरह का कोई व्यक्ति रहा होगा।
और फिर अब जैसा ही बता रही हैं कि इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा कर लिया, किसी की ना किसी की शह यहाँ पर रही होगी, जैसा कि दावा कर रही हैं कि बांग्लादेश से उसके लिए फंडिंग यहाँ पर होती होगी, ऐसी संभावना ये जता रही हैं। अब थोड़ा सा बातचीत का रुख हम मोड़ते हैं, चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। अभी इस समय जो है कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, सावन का मौसम है, और इस समय जो है कुछ मौलवी ऐसे हैं जो लगातार ये बातें उठा रहे हैं कि इस सीजन में क्यों किसी की रोजी रोटी मारी जा रही है, क्यों बूचड़ खानों को बंद रखा जा रहा है, या फिर क्यों जो है जो गोश्त की दुकानें हैं उसको क्यों बंद रखा जा रहा है, उनसे उनके परिवारों का जो है भरण पोषण चलता है, तो उनको भी चलते रहने देना चाहिए। ये बात कहाँ तक जायज़ है, कैसा लगता है आपको? क्या कांवड़ यात्राओं के साथ में पैरेलल इन दुकानों को भी खोला रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्या लगता सबसे है पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के माध्यम से इस पवित्र सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को देना चाहती हूँ, और कांवड़ियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली जामा मस्जिद मीना बाजार गेट नंबर 2 के सामने तकरीबन 50-60 गाय गोश्त के कबाब के स्टॉल लगते हैं। कलेजियाँ, अतड़ियाँ, फेफड़े, सब के कबाब बना देते हैं वो। क्या उसके बगल में कोई सूअर के कबाब की दुकान खोलेगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? पश्चिम बंगाल में तिरहट्टी, कैनिंग स्ट्रीट, टिकियापाड़ा, बेलिलियस रोड, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर गाय के गोश्त के दुकान लगते हैं। क्या उसके बगल में 10-12 सूअर गोश्त की दुकान खोल दी जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में भी इंटरनल पुलिस के, मतलब ठीक है, उनको पैसा वैसा खिला करके ही भी, लेकिन गाय गोश्त की दुकानें खुलती हैं कानपुर देहात। क्योंकि मेरी उस घटना के बाद सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह का जो मैंने इंटेरोगेशन किया है और उसका जो रिसर्च किया है, उसमें मुझे ये भी दिख गया कि इनके नेतृत्व में, पुलिस, कानपुर देहात पुलिस के नेतृत्व में कुछ गाय की गोश्त की दुकानें खुलती हैं जो मुस्लिम एरिया में खुल रही हैं। क्या वहां पर सूअर की दुकान खोल दी जाए? शाहीन बाग में गाय गोश्त की दुकान है, ओखला में गाय गोश्त की दुकान है, तो क्या वहां पर सूअर के गोश्त की दुकान खोल दी जाए? अब आती है बात कि जब भी रमजान आता है तो मुसलमान गलियों में, मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में, मुसलमान एरिया में अफ्तार के सामान का पूरा मेला लगता है, पूरी बाजार बैठती है, जो पुलिस परमिशन भी देता है बैठने का। क्या मुसलमान अफ्तार प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी के पास से फल खरीदता है? नहीं खरीदता है। क्या मुसलमान अयोध्या में रहने वाला या उत्तर प्रदेश में रहने वाला राम मंदिर के बाहर जो फल की रेड़ियां हिंदू लगाता है वहां से खरीदता है? नहीं खरीदता है। क्या मुसलमान रमजान में कालका मंदिर के बाहर से जो फल लगाता है वहां से फल खरीदता है? नहीं खरीदता है। तो जब मुसलमान अपने अपने मजहब के तर त्योहार को इतना पवित्र मानता है, तो क्या हिंदुओं का हक नहीं है कि वो अपनी भी त्योहारों को और अपनी भी धार्मिक चीज़ों पर अपनी आस्था को, के विश्वास को वो सरकार के सामने रख सके और कह सके कि मेरी आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए? क्या उनका ये हक नहीं है? एक तो 53-54 साल हिंदुओं को अपनी जुबान को बंद रखने के लिए कहा गया, मजबूर किया गया कि तुम बंद रखो, ये जानते हुए कि ये जो कुतुब मीनार खड़ा है, कुतुबुद्दीन अब्बैक ने 27 मंदिरों को तोड़ा है, 12 जैन की मंदिर और रिमेनिंग हिंदू मंदिर, और आपके कलेजे पर दाल मूंगने के लिए उसने कुतुब मीनार अपना नाम रखा कि कुतुब का मीनार है ये, जबकि मंदिरें आपकी थी। आप पढ़ते हैं जाकर के, आपके बच्चे पढ़ते हैं जाकर के, आपके पिता पढ़ते हैं जाकर के, हिंदुओं के संत महंत पढ़ते हैं जाकर के, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? मंदिर तो आपकी थी ना, कुतुबुद्दीन अब्बैक ने तोड़ा था, मांगा नहीं था आपसे, जो आपने ठीक है चलो हमारे में तो बहुत दयालु होते हैं सनातन धर्म वाले, हमने दे दिया, तोड़ा था। तो कांवड़ यात्रा में जितने भी लोग निकले हैं, 2 मिट्टी का मटका लेते हैं और उसमें वो जल डालते हैं, और एक लकड़ी का स्टिक होता है जिसमें फूल वूल, प्लास्टिक के फूल लगे होते हैं। ये 2 मिट्टी का मटका और जल आज मुसलमान नेताओं को और मुसलमान समाज के ठेकेदारों को टेरर लग रहा है, और यही कांवड़ यात्रा के सिमिलर चल रहा है मुहर्रम।
बिल्कुल। और मुहर्रम का जुलूस, मैं अभी 2 तारीख से 5 तारीख तक मैं महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र के जोगेश्वरी गली में और मोहम्मद अली रोड में, बहराम बाग में जो मातम, छुरी, चाकू, खंजर मैंने देखा है, क्या वो टेरर नहीं है? क्या संविधान और देश का कानून इस बात की इजाजत देता है कि तुम इस्लाम के नाम पर खुद को काटो, मारो और बाकी लोगों को धमका कर रखो कि जब हम खुद को काट सकते हैं तो तुझे भी काट देंगे? रोड पर खून की नदियां बह रही हैं भाई जोगेश्वरी में, क्योंकि शिया कम्युनिटी है वहां पर, खून की नदियां बह रही हैं। मोहम्मद अली रोड में एकदम खुले आम जंजीर, चाकू, चापड़, छुरी निकाल करके या हसन या हुसैन करके आप टेरर मचा रहे हो। भाई मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना खून देख सकूं। लोग गरीब वहां ऑटो नहीं लेकर जा पा रहा है, लोग पूरा रास्ता जाम है, 8-8 घंटे रास्ते जाम है। आप बंगाल चले जाइए, मुहर्रम का जुलूस ऐसे निकल रहा है और छुरी चापड़ ऐसे चल रहा है जैसे लग रहा है कि हम जंगे करबला में आकर के खड़े हो गए। तो क्या ये संविधान इजाजत दे रहा है? आज मुसलमान नेता और मुसलमान समाज के ठेकेदार कठमुल्ले 2 मिट्टी के मटके से डर रहे हैं, लेकिन छुरी चापड़ से नहीं डर रहे हैं। तो ये जो पार्शियलिटी है ना, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। रमजान के महीने में और ईद में आप लोग जब जाते हैं ना मुसलमान को के घरों में, तो हल्दीराम की पैक मिठाई और 56 भोग की पैक मिठाई और बीकानियर की पैक मिठाई आप लेकर चले जाते हैं, वो खा लेता है। लेकिन आप देव देवियों के चरणों का प्रसाद लेकर के जाइए, अगर खा लिया तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा। आप गंगा जल पिला के दिखा दीजिए मुसलमानों को। मेरे नाम का कुत्ता अपने घर के बाहर पालिएगा, अंदर भी जगह मत दीजिएगा। आप भगवान के चरणों का फूल उनके हाथ पे रख के दिखा दीजिए। मुझे जितनी गालियां परोसनी है परोस लीजिएगा। भाई आप पैक डब्बा लेकर जा रहे हो, वो ठूस ले रहा है, वो तो दुकान से आ रहा है, लेकिन चरणों का प्रसाद दीजिए ना, गंगा जल दीजिए ना। आपको पता है वो क्या बोलता है गंगा जल के बारे में? साला हिंदू लोग इसी में मूतता है और इसी में नहाता है और इसी को बोतल में भर के ले आता है। ये है शब्दावली मुसलमानों की आपके गंगा जल के लिए। ये है स्टेटमेंट आपके गंगा जल के लिए। आज अगर कावड़िया जो इतनी श्रद्धा के साथ, इतने विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण और समर्पित कर करके भगवान के लिए निकले हैं, अगर वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि मुझे शुद्ध खाना मिल जाए, तो क्या पाप कर दिया है उन्होंने? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया है जी। अच्छा, आप जो है कुरान के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और उसकी आयतों के बारे में या फिर उसमें जो बातें कही गई हैं बहुत बारीकी से आप बताती समझाती रही हैं। हमारे दर्शक जो है कुछ बातों को लेकर के उनके मन में बड़ा कौतूहल चलता है जी। कुछ कमेंट्स भी आए थे, उसमें बोल रहे थे कि जब नाजिया जी आपके साथ चर्चा में हो तो उनसे पूछिएगा कि जो मक्का है जी। क्या जो रूमर्स हम इसको कहें कि अंदर जो है वाकई में कोई शिवखंड है जी। या फिर ये सिर्फ एक रूमर है, क्योंकि इसको लेकर के जो है बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी जो है बातें फैली हुई हैं सोसाइटी में। आप क्योंकि कुरान के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और इन सब विषयों में आप रहती हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर है क्या, क्या रूमर है, क्या सच्चाई है? नहीं, मुझे लगता है कि 99% सच्चाई है। 99% सच्चाई है। मक्का एक्चुअली में मक्केश्वर हो सकता है। 99% आई एम श्योर। 1% मैं छोड़ दे रही हूँ ASI के लिए, रिसर्च के लिए और मोहम्मद बिन सलमान के लिए और केंद्र की सरकार के उस हिम्मत के लिए कि वहां पर जाकर के सर्वे करवाया जाए। 1% मैं उसके लिए छोड़ रही हूँ। अदरवाइज आई एम डैम श्योर कि वो मक्केश्वर है। हमारे कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत सारी बुतों को तोड़ा था, बहुत सारी बुतों को। और जब उनसे पूछा गया कि तुमने ये बुतें क्यों तोड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग इस पर विश्वास ले आते, लोग इसको अपना पूजनीय मानने लगते, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया है। क्योंकि हमारा अल्लाह सिर्फ एक है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा रिसर्च है कि हजरत इब्राहिम ने जो बुतें तोड़ी हैं, वो टूटी हुई बुतें जो हैं वो उसी जो ब्लैक स्क्वायर है मक्का, उसी के अंदर है। अब देखिए, इसको मैं और डिकोड करना चाहूंगी। आप जब मंदिर जाते हैं तो आप गंगा जल से अपना हाथ पवित्र करते हैं, उसके बाद फिर ओढ़नी लेकर के जाते हैं, फूल लेकर के जाते हैं, लुबान लेकर के जाते हैं और प्रसाद लेकर के जाते हैं। यही लेकर के जाते हैं। जब हम मक्का जाते हैं,
हम गंगा जल लेकर के जाते हैं, हम अगरबत्ती, खैर वहाँ तो मना कर दिया जाता है, पर अगरबत्ती बहुत सारे लोगों का सीज भी कर दिया जाता है वहाँ। उसके बाद फिर हम वैसे ही माथा टेकते हैं, वैसे ही चूमते हैं, वो जो गोल सा बना रहता है जैसे आप चूमते हो। बिल्कुल, आप परिक्रमा करते हो, हम तवाफ करते हैं। आप गंगा जल को पवित्र मानते हो, हम आबे ज़मज़म को पवित्र मानते हैं। आप रुद्राक्ष को पढ़ते हो, हम तस्बीह दाना पढ़ते हैं, सेम जैसी चीजें हैं। आप लुबान जलाते हो, हम अगरबत्ती जलाते हैं। आप ओढ़नी उड़ाते हो अपने देवी देवताओं को, हमारे मुसलमान मजार में जा करके चादर चढ़ाते हैं। आप फूल चढ़ाते हो, हम भी फूल चढ़ाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका गेंदा का रहता है, हमारा गुलाब का रहता है। तो एवरीथिंग इज सिमिलर। हम लोग आपके कॉपी कैट है। हम अपने मजहब की चीजों में सनातन धर्म को लेकर के आए हुए हैं। आप योगा करते हो, हमने योगा को नमाज बना दिया। ठीक है, सारी चीजें वही है। आप जाकर के माथा टेकते हो मंदिरों में, हम हमारे मुसलमान जाकर के मक्का में माथा टेकते हैं, चूमते हैं, और मजारों में जाकर के माथा टेकते हैं और चूमते हैं। सो एवरीथिंग इज सिमिलर, क्योंकि सनातन धर्म पहले आया था, इस्लाम बहुत बाद में आया, और मक्का नहीं मकेश्वर है, और आपके देवी देवताओं की टूटी हुई प्रतिमा उसके अंदर है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि उसको खोलने कभी नहीं दिया जाता है, कभी भी उसको डिकोड नहीं करने दिया जाता है। आपकी इन बातों से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। मैं तो अभी गाली सुनने के लिए यूज्ड टू हो चुकी हूँ, और मैंने बोल भी दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी जो है उसमें एक मुस्लिम बलात्कारी का जो सम्मान है, वो सम्मान मेरा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं देश के संविधान की प्रशंसा करती हूँ, सनातन धर्म की प्रशंसा करती हूँ। मुस्लिम समुदाय बलात्कारी को एक्सेप्ट करता है, इज्जत देता है, लेकिन हिंदुओं की प्रशंसा करने वाले मुसलमान का जो औकात होता है वो सिर्फ गाली के लिए होता है। बस ये है मुस्लिम कम्युनिटी। नाजिया इलाही खान जी को आप सुन रहे थे, बड़ी बेबाकी से और बहुत ही जो है ऐसे मुद्दों पर खुल करके बोलने की ये हिम्मत रखती हैं जिस पर अक्सर जो है बहुत सारे मौलवी जो है कन्नी काटने की कोशिश करते हैं। इस पर भी जो है खुल करके अपनी बात को रखती हैं, बेबाकी से रखती हैं, और तर्क संगत बात करने की कोशिश करती हैं। अपनी तरफ से जो है तमाम पहलू भी उजागर करने की कोशिश करती हैं। आज जो है नाजिया जी से हमने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की, बहुत सारे जो है ऐसे मुद्दों पर जो लगातार अभी इस समय चर्चा का विषय, बहुत सारे विषयों पर जो है बहस भी छिड़ी हुई है, उस पर भी हमने इनकी जो है राय जानने की कोशिश की। आगे भी जो है हम आपको अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते रहेंगे, और आपने जो समय अपना दिया हमें, अक्सर आप बहुत बिजी रहती हैं, और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। राम जी, आपका और नवभारत टाइम्स की नेटवर्क की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे आप हमेशा देते हैं जी। और आप दर्शक कहीं जाइएगा नहीं, लगातार आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।